हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर.के. अकेडमी पर। आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री से संबंधित वीडियो है। जो भी हमने अब तक एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो किए थे उनमें हमने मौर्य साम्राज्य तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम मौर्य साम्राज्य से आगे का स्टेप करेंगे जो कि है मौर्योत्तर शासनकाल या मौर्योत्तर वंश। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्यों के बाद का समय। तो मौर्यों के बाद के समय में क्या क्या हमारी परिस्थितियां चेंज होती हैं इंडिया की, कौन कौन से वंश यहाँ पर राज करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मौर्य वंश का हमने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना होती है 321 या कई 322 बीसी भी दिया होता है। तो 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य वंश रहता है। फिर 185 बीसी में मौर्य वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है। तो उन्हीं वंश को हम पढ़ते हैं। और मौर्य वंश में जैसा कि हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म का काफी बोलबाला था, यानी कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया मौर्य वंश के राजाओं ने, जिसमें अशोक ने मौर्य वंश को बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी योगदान दिया। इसी तरीके से बाद में जब अशोक के उत्तराधिकारी आते हैं वो भी बौद्ध धर्म को ही अपने राज्य में संरक्षण देते हैं। और इस तरीके से जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है, वहीं पर हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म था उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जब मौर्य वंश के बाद जो वंश आएगा जिसका नाम है शुंग वंश, इस शुंग वंश ने क्या किया कि यहाँ इसने वैष्णव धर्म यानी कि हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी, हिंदू धर्म का प्रचार किया और हिंदू धर्म के उत्थान में काफी कार्य किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के बाद का समय। तो स्टार्ट करिए मौर्योत्तर काल के बारे में हम करते हैं। जो मौर्य वंश का लास्ट राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ। इस बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, जो कि इस बृहद्रथ का ही क्या था? सेनापति था, वह बृहद्रथ की हत्या कर देता है और खुद एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम क्या है? शुंग वंश। तो आज हम इस शुंग वंश के बारे में ही पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के लास्ट राजा बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या है? शुंग वंश। तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको ही हम करेंगे जो आपके एग्जाम लेवल से आपके लिए सही होंगे, बाकी ज्यादा चीजें हम नहीं करेंगे। तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक और ध्यान रखें कि इसके राज दरबार में पतंजलि नाम का एक राज दरबारी था। हमने लास्ट एक वीडियो में किया था कि पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की। तो पतंजलि एक दार्शनिक था जिसने योग दर्शन की स्थापना की थी। और पतंजलि किसके राज दरबार में काम करता था? शुंग वंश में पुष्यमित्र के राज दरबार में ये काम करता था। तो इसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसके लिए अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग के लिए इसने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। फिर पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन राजा बनकर आता है? अग्निमित्र इसका पुत्र बन के आता है। यहाँ से एक ही पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है कि अग्निमित्र के संबंध में एक पुस्तक की रचना की थी कालिदास ने। क्या पुस्तक का नाम था? मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नाम की पुस्तक की रचना किसके द्वारा की जाती है? कालिदास के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम पूछ के उसके लेखक का नाम भी पूछ सकते हैं या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अग्निमित्र किस वंश से संबंधित था या मालविकाग्निमित्र में किस राजा का वर्णन किया गया है। तो मालविकाग्निमित्र मतलब मालविका एक राजकुमारी थी और अग्निमित्र, इन दोनों के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में मालविकाग्निमित्र में, जिसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? कालिदास के द्वारा की जाती है। तो यहाँ अग्निमित्र से सिर्फ हम ये ही पॉइंट लर्न करेंगे, इसी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए वैष्णव धर्म का उत्थान इसके टाइम में होता है, यानी कि शुंग वंश के दौरान, जो शुंग डायनेस्टी थी इसके दौरान वैष्णव धर्म का उत्थान होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बौद्ध धर्म मौर्य साम्राज्य के द्वारा संरक्षित था, तो बौद्ध धर्म का उत्थान उस टाइम पे होता है। अब जब ये ब्राह्मण साम्राज्य है, ये ब्राह्मण वंश आ जाते हैं। शुंग वंश क्या है? ब्राह्मण वंश था।
पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति से संबंधित था। तो इसने एक वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए काफी कार्य किया। इसलिए वैष्णव धर्म का उत्थान किसके टाइम पर होता है? शुंग वंश के समय में वैष्णव धर्म का उत्थान होता है। कई अनुश्रुतियों में या कई पुस्तकों में कहा गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने जो बौद्धों के द्वारा जो स्तूप बनवाए गए थे या अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूप बनवाए गए थे, उनको नष्ट करने का इसने प्रण लिया था। क्योंकि इसको लग रहा था कि जो बौद्ध धर्म की वजह से जो हमारा धर्म है, जो वैष्णव धर्म है, वो नीचे जाता जा रहा है। लेकिन हालांकि ये सिर्फ बुकों में ही लिखा गया है, ये चीज बुक्स में ही है, बाकी कहीं पे भी ऐसे कोई स्तूप के विनाश का कोई भी प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। इस वंश का, शुंग वंश का लास्ट शासक कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति शुंग वंश का लास्ट शासक था। और इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? इसकी हत्या इसी के सेनापति वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है। और यहाँ पर इन शुंग वंश के काल में राजधानी इन्होंने कौन से किसको बनाया था? विदिशा को इन्होंने राजधानी बनाया। देखो, अब तक मगध काल में जब मौर्यों के टाइम पर राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अब राजधानी क्या हो जाती? विदिशा हो जाती है। तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम शुंग वंश को। शुंग वंश क्या था? एक ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण डायनेस्टी थी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। किसकी हत्या करके? बृहद्रथ की हत्या करके, जो कि लास्ट मौर्य शासक था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। फिर यहाँ पर पतंजलि पूछ लिया जाता है कि पतंजलि किसका राज दरबारी था? तो पुष्यमित्र शुंग का पतंजलि क्या था? राज दरबारी था। फिर इसका बेटा आता है अग्निमित्र, जिससे संबंधित क्या है? कालिदास ने एक पुस्तक लिखी थी, मालविकाग्निमित्र। हालांकि जो कालिदास था वो गुप्त काल से संबंधित था, लेकिन गुप्त काल जो बाद में आता है, इसने अग्निमित्र के बारे में पुस्तक लिखी कालिदास ने। फिर इन्होंने वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए काफी कार्य किए हैं शुंग वंश में। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति होता है। इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। देवभूति की हत्या किसके द्वारा की जाती है? इसी के सेनापति वासुदेव के द्वारा की जाती है। देखो, वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना कर दी जाती है? कणव वंश की स्थापना कर दी जाती है। और ये कणव वंश था, ये भी एक ब्राह्मण साम्राज्य था, ब्राह्मण वंश से संबंधित थे ये भी। ठीक है, तो यहाँ से इनके हम सिर्फ दो ही याद रखेंगे, इसके संस्थापक राजा और इसका जो अंतिम शासक था उसके बारे में। तो संस्थापक कौन थे कणव वंश के? वासुदेव थे। और इसका अंतिम शासक कौन था? शूर शर्मा था। कौन था? शूर शर्मा। तो यहाँ से सिर्फ संस्थापक और अंतिम शासक ही पूछा जाता है। और जो कणव वंश के समय पे जो मगध साम्राज्य था, जो पाटलिपुत्र था, वो बिल्कुल सी कुल की छोटा सा साम्राज्य बन गया था, छोटा सा राज्य बन गया था। सिर्फ पाटलिपुत्र और आसपास के क्षेत्रों तक ही है सीमित हो जाता है। तो वहीं पर देखो, हमने जब उसके अशोक के बारे में पढ़ा था, तो अशोक ने कलिंग पर जो विजय हासिल की थी, जो हृदय परिवर्तन की घटना थी उसकी, वो कलिंग में ही हुई थी। तो कलिंग किसका पुराना नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम है। तो कलिंग में ही एक वंश की स्थापना होती है, जो क्या है? चेदी वंश, जिसको क्या बोला जाता है? चेदी वंश बोला जाता है। और ये चेदी वंश कहाँ से संबंधित है? कलिंग से संबंधित है। यहाँ से 2-3 ही पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन से क्षेत्र में संबंधित था? एक कलिंग क्षेत्र में स्थापित हुआ था ये चेदी वंश। यहाँ से पूछा जाता है कि एक इंपोर्टेंट राजा थे, राजा खारवेल। राजा खारवेल यहाँ के प्रमुख शासक थे। किसके? चेदी वंश के प्रमुख शासक थे राजा खारवेल, जिससे संबंधित एक हमें शिलालेख मिलता है, जिसको बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख। एक अभिलेख प्राप्त होता है, हाथी गुफा अभिलेख। जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित था? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित था, राजा खारवेल। और राजा खारवेल कहाँ से संबंधित थे? कलिंग के चेदी वंश से संबंधित थे। इन्होंने जो राजा खारवेल थे, ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, जैन धर्म के ये अनुयायी थे। तो इस तरीके से हमने चेदी वंश को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर इसी टाइम पर एक अन्य वंश आता है, एक और वंश आता है, जो है सातवाहन वंश। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं सातवाहन वंश से। जो सातवाहन वंश था, ये दक्षिण भारत में स्थित था। जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, अभी का जो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र है, वहां पर सातवाहन वंश के शासक राज करते थे। इसलिए सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रदेश में इनका शासन होता था। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे?
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये हरियाणा के एग्जाम्स में भी और अदर एग्जाम्स में भी कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सिमुक इसके संस्थापक थे सातवाहन वंश के। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित थी। क्या राजधानी थी इनकी? प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी और ये महाराष्ट्र में स्थित थी। इस टाइम में जो प्रमुख शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका प्रमुख शासक था। जो इनके टाइम पर एक इम्पोर्टेंट क्या बात होती है कि ब्राह्मणों को भूमि दान प्रदान करने की इन्होंने प्रथा चलाई थी। ये खुद भी एक ब्राह्मण थे और जो धार्मिक कार्यों में ब्राह्मण लगे हुए होते थे उन ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा किनके द्वारा शुरू की गई? सातवाहन शासकों के द्वारा शुरू की गई। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि भूमि दान की प्रथा सबसे पहले किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो सातवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले भूमि दान की प्रथा शुरू की गई थी। और इस बारे में हमें कहां से पता चलता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा इन्होंने शुरू की थी? तो ये बात पता चलती है इनके एक अभिलेख से, जिसका नाम था नाना घाट अभिलेख। क्या नाम था इसका? नाना घाट अभिलेख था, जो कि सातवाहन काल से संबंधित था। फिर सिक्कों के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवाहन काल में किस धातु के सिक्के पाए जाते थे या किस धातु के सिक्के बनाए गए। तो यहाँ पर इन्होंने 4 मुख्य धातुओं के सिक्के बनाए। एक तो शीशे के, पोटीन, कांसे और चांदी के। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो शीशे के जो सिक्के थे या पोटीन धातु के जो सिक्के थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सातवाहन काल में सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनते थे? तो शीशे के बनते थे या पोटीन के। दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, या तो शीशा मिलेगा या पोटीन मिलेगा। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले भी जो भी शासक भारतीय इतिहास में आए या जो भी बाद वाले आने वाले शासक या वंश थे, किसी ने भी शीशे या पोटीन धातु के सिक्के नहीं चलाए पाए सातवाहन काल के शासकों ने। तो यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन काल में सिक्के किस धातु के बनते थे? शीशे के, पोटीन के। कांसे और चांदी के सिक्के तो बाकियों ने भी यूज किए हैं, लेकिन शीशा और पोटीन सिर्फ सातवाहन शासकों के द्वारा यूज किया गया। फिर आता है मातृसत्तात्मक परिवार। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस वंश के जो राजा थे वो मातृसत्तात्मक परिवार में बिलीव करते थे या विश्वास रखते थे। तो कौन थे ये? सातवाहन काल के थे जो मातृसत्तात्मक परिवार था इनका। कैसे था देखो, जैसे हमने पढ़ा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो सातकर्णी तो राजा का नाम हो गया और गौतमी पुत्र यानी कि माता का नाम आगे इन्होंने लगा दिया गौतमी पुत्र। इसी तरीके से हर राजा जो भी इस काल का राजा था, इस वंश का जो राजा था, उनके सबके सामने आगे यही लगा होता था गौतमी पुत्र सातकर्णी या पुलमावी पुत्र, इस तरीके से। तो ये जो परिवार था इस टाइम पे, ये कौन था? मातृसत्तात्मक परिवार था, यानी कि परिवार में माता को बहुत अहमियत दी जाती थी। हालांकि राजा कभी भी पुत्री नहीं बनी है, पुत्र ही राजा बनते थे, यानी कि जब राजा बनने की बारी आती तो ये पितृसत्तात्मक हो जाते थे। और लेकिन परिवार में क्या था? माता को अहमियत दी जाती थी, माता के फैसलों को काफी इज्जत मिलती थी, इसलिए यहाँ पर ये क्या था? परिवार मातृसत्तात्मक परिवार था। तो यहाँ से सातवाहन काल में यही क्वेश्चन बनते हैं। हम दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये वंश कहाँ पर मुख्यतः पाया गया है? ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। यहाँ का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रमुख शासक था। और इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत इनके ही द्वारा की गई थी। थोड़ी थोड़ी सामंती व्यवस्था भी इस टाइम पे शुरुआत हो चुकी थी, सामंती व्यवस्था की। तो ब्राह्मणों को भूमि दान प्रथा देने की शुरुआत कहाँ से होती है? सातवाहन काल से शुरू हो जाती है। और ये बात हमें पता चलती है नाना घाट अभिलेख से, जो कि सातवाहन वंश से ही संबंधित है, सातवाहन काल से ही संबंधित है ये अभिलेख। दूसरा, सिक्के के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन काल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी धातु का सिक्का मुख्यतः चलाया गया? तो सबसे ज्यादा मात्रा में तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए गए थे। और अगर शीशा ऑप्शन में ना हो और पोटीन मिले तो आप पोटीन को भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इन्होंने शीशे और पोटीन के ही सिक्के चलाए थे। परिवार यहाँ पर क्या था? मातृसत्तात्मक परिवार था। तो इस
इस तरीके से हमने 4 वंश आज पढ़े हैं। हमने पढ़ा शुंग वंश, वो भी ब्राह्मण वंश था, कण्व वंश, ये भी ब्राह्मण वंश है, और सातवाहन वंश, ये भी ब्राह्मण वंश से संबंधित है। जबकि जो चेदी वंश था वो कलिंग के क्षेत्र में पाया जाता है, चेदी वंश, और यहाँ का जो राजा था खारवेल, ये जैन धर्म को मानने वाला राजा था। तो 4 वंश हमारे द्वारा आज किए गए हैं, जो कि मौर्योत्तर काल में इनको काउंट किया जाता है। मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद का समय। तो यहाँ से मुख्यतः इनकी जो संस्थापक शासक है या अंतिम शासक या राजधानी, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सातवाहन में इनकी राजधानी, इनके संस्थापक कई बार पूछे गए हैं। साथ में सिक्कों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो आज की वीडियो है ये आपकी फैक्ट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो फैक्ट्स हैं इनसे संबंधित ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो होप्स तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।